Welcome dears. Today's topic is theory of bureaucracy which belongs to Max Weber, a German philosopher. बेसिकली सबसे पहले हम इस टॉपिक की थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे और फिर प्रिसाइजली इसके मेन फीचर्स को डिस्कस करते हुए एंड पे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के साथ इसको सम अप कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं मैक्स वेबर की सेइंग के साथ, जिन्होंने कहा था ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस फंडामेंटली डोमिनेशन थ्रू नॉलेज, यानी इल्म की और पर्टिकुलरली डिफरेंट एक्सपर्टीज़ और स्किल्स की बलबूते पर हम अपने इंतज़ामी अमूर को अदा कर पाएँ और इसमें जो गलबा और इसमें जो ओवरऑल इसको चलाने का ये सलाहियत है वो लॉजिकल और रैशनल हो और डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन पे मुहित हो, ना कि उसमें शख्सी मामलात या उसमें जिसको हम कह सकते हैं कि एक वन मैन शो वाला सिलसिला मौजूद हो और उसमें टीम पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन या इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना मौजूद हो। तो इसको जी मज़ीद आगे बढ़ते हैं, आपकी तवज्जो दरकार होगी उसके लिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले जी टर्म का थोड़ा सा ओरिजिन। टर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी ऑलरेडी टिल द एंड मिड 1700 सेंचुरी वाज आइडिया ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड कंसिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के ये बताया जा रहा है कि इवन जो 17वीं सदी है उसके राउंड अबाउट है जो ये आइडिया पाया जाता था और डिफरेंट जनाब वर्ल्ड के खितों में इसकी जनाब कंसेप्ट की कोई आप कह सकते हैं जिसको रॉ फॉर्म में एक इब्तदाई फॉर्म में एक बेसिक सी उसकी एक बुनियादी सी सतह स्टार्ट हो चुकी थी। डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग जो कि 3500 BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा का बताया जा रहा है। इट इज़ यूज़ फॉर डॉक्यूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी इंतज़ामी अमूर को इवन संभालने के लिए 3500 कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले तक भी इसके कुछ शवाहिद मिलते हैं, यानी किसी न किसी फॉर्म में ये ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर है जो वो मौजूद रहा है। अलबत्ता उसकी जिहतें और उसके जो एस्पेक्ट और उसके पहलू हैं वो और उसका तरीक़ाकार प्रोसीजरल वेज़ हैं जो वो ज़रा अलग अलग थे जी। कोई भी चीज़, कोई भी कंसेप्ट, इवन कोई इन्वेंशन भी हम सब जानते हैं कि वो एक ख़ास एवोल्यूशन इर्तिका के जनाब मनाजिल तय करते हुए, स्टेप्स तय करते हुए जब वो तय पाती है। Thirdly है जी, in ancient China bureaucracy were position within the graded civil services and competitive exam were held to determine who held the position। इसमें बताया जा रहा है अब कदीम चाइना के अंदर है कि ये जो इंतज़ामी अमूर का ढांचा है जनाब ना, ये पाया जाता था कि जो सिविल सर्वेंट हैं, अवाम की पब्लिक फिगर्स भी हैं और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, अवाम की नुमाइंदगी करने वाले ऐसे मुख्तलिफ़ ऑफिसर्स, जैसे अभी हम राइट नाउ की बात करें तो हमारे डिफरेंट CSP ऑफिसर्स हैं या PMS के थ्रू या PCS के थ्रू, या हर मुल्क का जो अपना अपना एक कंपेटिटिव जनाब एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके तहत मुख्तलिफ मेरिट बेस लोग आगे आते हैं और वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को रन करने में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने में अपना किरदार अदा करते हैं। तो कदीम चाइना के अंदर ये ब्यूरोक्रेसी की पोजीशंस हैं जो जनाब ना वो मौजूद थी और ये तरीक़ाकार और ये जो असूल और कवानीन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसका एक शक्ल थोड़ी सी अपनी ओल्ड वर्जन में मौजूद थी जी। आगे बढ़ते हैं जी। बाय मिड 19th सेंचुरी ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर सिस्टम वर फर्मली इन प्लेस अक्रॉस द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। फिर 19वीं सेंचुरी की बात की जा रही है कि 19वीं सदी के अंदर तो इवन ये इंतज़ामी अमूर का ढांचा और ये सारे जनाब असूल कवानीन है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए सनती इनकलाब के साथ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते गए, क्योंकि हम अगर देख सकते हैं कि मॉडर्नाइज्ड वर्ल्ड है जो चूँकि वो हमारा आफ्टर हम उसको ज़्यादातर लिंक करते हैं अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के इरा को, तो उसमें ये चीज़ें मच नीडिड भी थी और मज़ीद रिफ़ाइन होकर फिर इनकी इर्तिका का सिलसिला मज़ीद है जो आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी की तरफ गया। थिंकर लाइक जॉन स्टुअर्ट मिल एंड कार्ल मार्क्स बिगेन द थीरीज। मैक्स वेबर वाज द फर्स्ट टू इंडोर्स ब्यूरोक्रेसी एज अ नेसेसरी फीचर ऑफ मॉडर्निटी। फिर बताया जा रहा है कि जैसे मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं डिफरेंट, जॉन स्टुअर्ट मिल की बात की जा रही है कि इन्होंने डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जो है सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए, लोगों को हेल्प आउट करने के लिए और फ्यूचर प्रडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उन पर्टिकुलर हालात वाक़यात की बुनियाद पर और अपने नज़रियात की बुनियाद पर बताया कि अगर माशरती निज़ाम इस तरह
सेटल किया जाए अपनी अपनी विजन के मुताबिक, तो उसके हमें आगे समरात किस तरह मिल सकते हैं जी। उसी में साथ बताया जा रहा है कि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी का अपना एक स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि उस वक्त की नीड भी थी, उस वक्त का जो एक सिस्टमेटिक सिलसिला था और रनिंग ऑफ सोसाइटी थी, उसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत थी, और उसी नेसेसिटी को, उसी एक खला को पुर करने के लिए मुख्तलिफ थियरिस्ट ने अपना किरदार अदा किया। अब जी हम बेसिक अपने टॉपिक को ज़रा थोड़े से इंट्रो और तमहीद के बाद है जो बेसिक अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। मैक्स वेबर वाज जर्मन सोशोलॉजिस्ट एंड पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एज वेल। अकॉर्डिंग टू हिम ब्यूरोक्रेसी इज़ द मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन that has a well defined line of authority and clear and also regulation which are strictly followed। तो सबसे पहले तो एक प्रिसाइज सा हमारे ज़ाहिर टॉपिक और टाइम की नज़ाकत के तहत वो इंट्रोडक्शन के वो ना सिर्फ माशरियात का एक्सपर्ट भी था, बल्कि उसकी ओवरऑल सियासत में और इकानमी में भी, क्योंकि ये भी एस्पेक्ट माशरे के बड़े अहम तरीन एस्पेक्ट हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे, अगर हम सोशल साइंसिस में बात करें तो लिहाजा उसकी आप कह सकते हैं कि वो मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का भी वो अमिल था। उसके मुताबिक ये इंतज़ामी अमूर का ढांचा जो उसने जनाब पेश किया और ये जो मॉडल उसने पेश किया वो एक इंतहाई कारगर और बहुत मुनासिब हद तक माशरती मामलात में, जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, उनको चलाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। यानी इसमें डिसिप्लिन का, नज़्म ज़ब्त का, और जैसे हमने स्टार्ट में बात की कि एक लॉजिकल सिस्टम, इस तरह का रैशनल सिस्टम बनाना कि जिसमें लोग एक दूसरे को सपोर्ट भी करें और उनकी जो प्रमोशन का सिलसिला या उनकी जो आगे बढ़ने का सिलसिला है, वो तमाम चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में एक असूलों के तौर पर, एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर किसी इदारे में मौजूद हो, ताकि उसमें क्लैशेस आने की, उसमें प्रॉब्लम्स आने की जो एक रेशो है वो कम से कम की जाए और अवॉइड किया जाए ऐसी नेगेटिविटी को, और उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी है जो, यानी काम करने के जो बेनिफिट्स हैं, वो ना सिर्फ वर्कर को मिलें बल्कि ओवरऑल जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहा है और उससे वाबस्ता जितने इवन कस्टमर्स या कोई बायर्स या स्टूडेंट्स या कोई भी ऐसे लोग जो उससे वाबस्ते हैं, वो सब के सब अपनी अपनी डिमांड और अपनी अपने मंशूर के मुताबिक उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब देखते हैं जी कुछ करैक्टरिस्टिक ब्यूरोक्रेटिक जो फीचर्स उसने अपनी विजन के मुताबिक दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। तो इससे मुराद वेबर का ये था कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, मुख्तलिफ उनके सब डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट जो पॉकेट्स एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रही होती हैं, तो उसमें जो स्पेशलाइजेशन है ना, यानी जो बंदा जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, अगर हम इसमें मिसाल लें तो एक बंदा अकाउंटेंसी रिलेटेड, उसके पास डिग्री है, उसका एक्सपीरियंस एज अकाउंटेंट रह चुका है, हिसाब किताब दादोशुमार के लिहाज से, तो अगर पर्टिकुलरली ट्रेजर डिपार्टमेंट को या अकाउंट्स के डिपार्टमेंट को वो बंदा हैंडल करेगा तो वो ज़्यादा एफिशिएंट वे में करेगा। यानी इसमें हम थोड़ा सा इसको लिंक फिर अपनी एलेबोरेशन के साथ कर सकते हैं कि एक्सपर्टीज़ के तहत और एक्सपीरियंस के तहत अगर महकमे मुख्तलिफ चलाए जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन, तो वो बेहतर होगा। और इसमें नेपोटिज़म का और जो एक सिफारिश का मामला या एक उकरबा परवरी का सिलसिला है ना जी, जैसे हमारे मुख्तलिफ खितों में ये चीज़ बड़ी बैड लक है कि ख़ासकर हमारे इस रीजन में, एशियन रीजन में पाई जाती है दूसरे वर्ल्ड के साथ साथ, तो उसका कलाकुमा होने का भी बड़ा अहम और आप कह सकते हैं कि एक गालिब इम्कान है कि अगर वो बंदे के मेरिट्स और प्लस स्पेशली उसकी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक उसको काम करने का मौका मिले। सेकंड है जी, फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड कंसिस्टेंसी, कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो एक लॉजिक और रीजनिंग और ऐसा ऑब्जेक्टिव अप्रोच जिसको हम कह सकते हैं मौजूद हो, ना कि सब्जेक्टिव अप्रोच हो, कि जो चीज़ें आप जस्टिफाई कर सकते हैं, जो चीज़ें आप रिलायबिलिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ लगातार चला सकते हैं, और वो ऐसा सिस्टम ही ज़ाहिर है कायम रह सकता है कि जिसके अंदर एक्सप्लॉयटेशन, इस्तेसाल, या जिसके अंदर कोई नेगेटिविटी कम से कम हो, और प्रोडक्टिविटी का अमल है जो, और प्रोडक्टिविटी का एक करैक्टरिस्टिक है जो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी उसकी वो जो क्रिएटिव ट्रेट्स हैं और पॉजिटिव ट्रेट्स हैं वो अगर मौजूद होंगी तो उसको चला पाएंगे, वरना वो फिर कोलैप्स कर जाएगा जी। थर्ड वन है जी, इंटरपर्सनल रिलेशन बेस्ड ऑन पोजीशन एंड नॉट ऑन पर्सनैलिटीज़,
कि इसमें यह है कि जो इनफरादियत है ना उसको स्किप किया जाए, और जो लोगों की इंटरकनेक्टेडनेस है और एक टीम वर्क का सिलसिला है ना वो चलाया जाए। इसमें अगर वन मैन शो होगा और कुछ लोगों की डोमिनेशन होगी और वो जिसे हम कह सकते हैं ना कि इंडोर्स करेंगे अपने डिसीजन और इम्पोज करेंगे लोगों के ऊपर, तो तब ये मामला नहीं चल पाएगा, टीम वर्क में प्रॉब्लम आएगा। और जो ख़ास कर सबॉर्डिनेट लोग हैं, जो मगलूब हैं, जो छोटे ओहदों पर फाइज हैं और सपोर्ट कर रहे हैं सिस्टम को, उनके अंदर मायूसी फैलेगी। सिलेक्शन एंड प्रमोशन इज़ बेस्ड ऑन टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यानी एक बंदे की क्वालिफिकेशन के तहत और उसके एक्सपीरियंस के तहत ऑलरेडी ये चीज़ें रिटर्न रूल एंड रेगुलेशन मौजूद हों कि जो कि वो किस तरह किसी ने प्रमोट होना है, किस तरह किसी ने डिमोट होना है, उसमें उसकी काबिलियत को, उसके तजर्बे को और स्पेशली उसकी परफॉर्मेंस को जिस तरह अप्रेज़ल की जाती है साल के बाद मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसेंटिव देने का, सैलरी वगैरह बढ़ाने का, और इस तरह के अवार्ड्स वगैरह देने का, बेस्ट वर्कर के अवार्ड का, बेस्ट एम्प्लॉई के अवार्ड का, और सैलरी में जो इजाफा है वो पर्टिकुलरली है जो इन चीज़ों को मद्देनज़र रख के किया जाए, तो फिर मेरिट की तरवीज का, मेरिट की बढ़ोतरी का चांस ज़्यादा से ज़्यादा होता है जी। कि लोग समझते हैं कि काम करने वाले जब आगे बढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट आप कह सकते हैं कि फ्यू ब्लैक शीप ना, कि कुछ काली भेड़ों के अलावा जो कि उसमें भी ज़ाहिर है वो मेरिट वाला सिलसिला देख के भी जेलसी का शिकार होते हैं, वो तो हर माशरे में हर जगह मौजूद हैं। लेकिन ये है कि जो ओवरऑल मेन स्ट्रीम हमारा जो स्ट्रक्चर है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो इससे मुतसिल हों और इस चीज़ पर उनका बिलीफ हो कि ज़्यादा काम करने की बुनियाद पर मेरिटोक्रेसी है जो उसको फ़रोग दिया जा रहा है। ओनली ब्यूरोक्रेटिक और लीगल पावर इज़ गिवन इम्पॉर्टेंट, कि जो कानूनी तौर पर अप्रूव्ड वे से, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ज़रिए, सिंडिकेट के ज़रिए, सीनियर जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोर्ड बना हुआ है, उसके ज़रिए जनाब जो चीज़ें नेक्स्ट एंडोर्स की जा रही हैं और एक्सेप्टेड बाय टीम है, उसी को प्रमोट किया जाए। आगे बढ़ते हैं जी। कुछ इसकी अब क्रिटिसिज्म स्ट्रेट वे इसको ज़रा प्रिसाइज रखने के लिए, टू मच एम्फेसिस ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन, द रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल, कि वो जो क्रिटिक हैं, डिफरेंट जो नाकदीन हैं, जो देखते हैं इसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स को, तो उन वो डिफरेंट फ्लाज में से ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन की जो इम्प्लीमेंटेशन है या उनकी बात है ना, जो सिस्टम को थोड़ा सा सख्त भी, थोड़ा सा टेंस भी और ज़रा स्ट्रेस्ड बना देते हैं, कि जिससे ज़रा दबाव का, खिंचाव का और तनाव का सिलसिला बढ़ जाता है। तो वो अगर कड़ा डिसिप्लिन मौजूद होगा तो तब वर्कर्स हैं जो वो ज़ाहिर है उसमें कोई थोड़ा सा उन्हें रिलैक्सेशन देना, या कभी उन्होंने कोई गलती की या पंक्चुअलिटी अगर वो लैग कर रहे हैं तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखना कि यार ये ह्यूमन बीइंग हैं, साथ साथ माशरत है, मामलात हैं दुनियादारी के, वो भी इनके साथ अटैच हैं, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर किया जाए। यानी बेजा किस्म की सख्ती जब की जाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ज़्यादा स्ट्रिक्टली वो लाइक अ रोबोटिक अप्रोच यूज़ किया जाता है, तो तब मसाइल आने के चांस बढ़ जाते हैं। नो इम्पॉर्टेंस इज़ गिवन टू इनफॉर्मल ग्रुप हु प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इनफॉर्मेलिटी है, कोलीग्स की बेतकल्फ़ी है, ज़ाती तल्क़ात हैं, एक दूसरे के इमोशंस को समझना है, जैसे दोस्तों के दरमियान पाया जाता है, जैसे फैमिली के दरमियान पाया जाता है, तो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल के अंदर ये एक लैक है कि उसको इम्पॉर्टेंस कम दी गई है, और फार्मल रिलेशनिंग को और रैशनैलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा वो उसमें जो है ना उजागर किया जा रहा है। तीसरा है जी, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ पेपर वर्क, दिस रिजल्ट इन लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी। तीसरी जो ओवरऑल सिलसिला है जी, इसमें यह है कि इंतज़ामी अमूर का ये सिलसिला, पेपर वर्क ब्लैक एंड वाइट है जो उस पर बहुत ज़्यादा मुहित है, और लोग इस पर्टिकुलर पेपर वर्क में पढ़ने की वजह से वेस्टेज ऑफ टाइम काफ़ी होता है, और जो कोशिश और एक आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर मेहनत का दारोमदार है, वो अक्सर इन पर्टिकुलर जनाब फजूल चीज़ों में निकल जाता है, कि जो कि मेन काम को से हटा के इन कुछ पेपर वर्क की डिमांड्स और एक बड़े से वो जिसे कहते हैं ना साब शिकन जनाब इंतज़ार में बंदे को डाल देती हैं। देयर विल बी अननेसेसरी डिले इन डिसीजन मेकिंग ड्यू टू इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स, तो वो ही जो एक प्रोसीजर है कि जी 7 दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे, बेशक वो एक साइन और जनाब एक स्टैम्प ही हो, उसकी वेरिफिकेशन ऑनलाइन आप विद इन सेकेंड्स कर सकते हो। तो इस तरह के मामलात हैं जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को ज़रा थोड़ा सा सस्पिशियस बनाते हैं और थोड़ा सा वीक करते हैं जी। नेक्स्ट लास्ट है जी हमारे पास टू मच
Importance is given to the technical qualification of the employee for promotion and transfer. Dedication and commitment of the employee is not considered. तो इसमें वो अगेन इनफॉर्मल एक लुक है ना जो वो हमें मिल रही है कि जो डेडिकेशन, किसी का लायल होना, किसी की वफादारी, किसी की मेहनत, वो तमाम चीज़ें थोड़ी सी बाज़ दफ़ा ज़रा आप कह सकते हैं कि वो पसे पुश्त डाली जाती हैं, उनको थोड़ा इग्नोर किया जाता है। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन यानी अगर कि एक बंदा डिग्री होल्डर है, नाअहल है, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं डिलीवर कर पाता, तो उसके बावजूद वो उसको जॉब मिल जाती है। कंपैरेटिवली में भी बाज़ दफ़ा होता है कि उससे थोड़ी सी कम क्वालिफ़िकेशन, बेशक रेलेवेंट क्वालिफ़िकेशन तो डेफिनेटली बंदे को चाहिए होती है, तो उसमें काबिलियत ज़्यादा है, डेडिकेशन ज़्यादा है, ऑनेस्टी ज़्यादा है, तो उस बंदे को इग्नोर किया जाता है। इसमें इस पॉइंट की तरफ इशारा है जी। नेक्स्ट आगे कुछ इसके एडवांटेजेस आप जी देखते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड द एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन बिकॉज एवरी मेंबर इज़ असाइंड अ स्पेशलाइज्ड टास्क दैट ही और शी हैज़ टू परफॉर्म। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ज़ाहिर है, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, आप एक डिफरेंट एग्जांपल के साथ देखते हैं कि अगर काउंसलिंग का सिलसिला चाहिए, बच्चों की काउंसलिंग चाहिए, या किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जैसे नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर डिफरेंट काउंसलर जो इंडक्ट किए जाते हैं कि जो को वो HIV प्लस लोगों को, एड्स के मरीज़ों को थोड़ा सा मेंटली बूस्ट करते हैं और उन्हें ज़रा रिफ़्रेश करने में, उन्हें ज़िंदगी की तरफ लेकर आने में, ऑप्टिमिज़म उनमें लेकर आने में, ज़िंदगी का रोशन पहलू देखने में, ताकि वो अपनी करेज के साथ और अपनी विल पावर को जगाते हुए जितना हो सके उस बीमारी से लड़ सकें। तो इस तरह ये है कि जितना कुछ स्पेशलाइज्ड बंदा इंडक्ट किया जाएगा उतना बेहतर। स्ट्रक्चर सेकंड पॉइंट है जी, अ स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म इज़ क्रिएटेड बाय स्पेसिफाइंग द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिपोर्टिंग रिलेशनशिप विद इन अ कमांड एंड हायरार्की। स्ट्रक्चर सेट्स द पेस एंड फ्रेमवर्क फॉर द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें हायरार्की की बात है कि जो एक तंजीमी ढांचा तश्कील दिया जाता है कि जनाब जिसकी बुनियाद पर सीनियर, जूनियर और अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज़ एंड जो एक्सपीरियंस है और फिर क्वालिफ़िकेशन है लोगों में, वो लोग इंडक्ट किए जाते हैं। तो वो इस चीज़ को स्मूथ करता है कि जनाब सबॉर्डिनेट्स अपने सीनियर्स को, सीनियर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को साथ लेते हुए वो सारे का सारा एक जो लाइजन है और कनेक्टिविटी है वो जारी और सारी रहती है। लास्ट वन है जिसमें रैशनैलिटी, अ मेजर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ इंश्योर्ड इन एडवांस द क्राइटेरिया फॉर डिसीजन मेकिंग इन रूटीन सिचुएशन। तो इसमें वो बताया जा रहा है कि एक ख़ास मंशूर, एक ख़ास मुख्तलिफ मकासद को मद्देनज़र रखते हुए जनाब ना कि एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है, गोल सेट किए जाते हैं। जैसे इसकी हम इजीली मिसाल ये दे सकते हैं कि डिफरेंट जो ट्रेडिंग की या मार्केटिंग की जनाब जो सेल करने की जनाब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंपनीज़ हैं ना, तो वो ख़ास टारगेट्स डिफरेंट हैं जो वो सेट करते हैं और उसके मुताबिक अपनी टीम को ना सिर्फ मोटिवेट करते हैं बल्कि उनको डिफरेंट इंसेंटिव्स हैं ना जो वो भी जो है ना ऑफ़र किए जाते हैं कि आप लोग अगर इतनी सेल करेंगे और इस लेवल तक इसको ले जाएंगे तो आपको भी इसमें इतनी परसेंटेज, या आपको डिफरेंट वो इनामात की फार्म में, प्राइजेज़ की फार्म में, या बाइक्स की फार्म में, व्हीकल्स की फार्म में आपको भी मिलेगा। तो इस तरह ये एक रैशनल फार्म में, एक आप कह सकते हैं लॉजिकल फार्म में ये ऑब्जेक्टिव बिल्डिंग है अपने गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट जी, अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे हमने पहले इसकी क्रिटिक थोड़ी सी डिस्कस किया है। रिजिडिटी, रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ ब्यूरोक्रेसी are often rigid and inflexible. Rigid compliance with rules and regulation discourage initiative and creativity. It may also provide the cause to avoid responsibility for failure. तो ये बताया जा रहा है कि सख्ती का ये अमल है जो ये डिफरेंट प्रॉब्लम पैदा करता है, और एक ऐसा सिस्टम के जिसमें नरमी ना पाई जाती और सख्ती पाई जाती हो उसकी वजह आती है, और डिस्करेज करता है कहीं कोई नया काम, कोई इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी। तो उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते जाना जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे बन चुके हैं, और वो ट्रेडिशनल फॉर्म में फॉलोअर के तौर पर ही काम करना, ना कि आप किसी नई जहत में, किसी नई समत में चल पाएँ। तो ये सिस्टम है जो इसका ज़रा रिजिड सिस्टम है जो ये इसको ज़रा थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इनोवेशन फ्रेंडली नहीं बनाता। गोल डिस्प्लेसमेंट, रूल्स फ्रेम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एट ईच लेवल become an end to themselves when individual at lower pursue personal objective the overall may be rejected। तो ये इसमें यह है कि एक डिसएडवांटेज ये है कि बाज़ दफ़ा ये इंसेंटिव बेस या अपने प्रमोशन बेस, डेजिग्नेशन नेक्स्ट में जाने के लिए, स्केल नेक्स्ट में जाने के लिए अपनी पर्सनल जनाब ना इंडिविजुअल अप्रोच इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉइज़ आगे बढ़ने की ट्राई करते हैं, और एक होलिस्टिक यानी जो टीम वर्क होना चाहिए या ओवरऑल बड़े लेवल का सिलसिला होना चाहिए जिसमें हम इदारों को प्रमोट करना चाहिए और
हमें जो इनका डिस्करेज करना चाहिए इंडिविजुअलिज्म को, तो वो ज़रा फ़रोग पाता है। लास्ट ये impersonality या bureaucratic organization stresses a mechanical way of doing things. Organization rules and regulation are given priority or an individual's needs and emotional. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि बार बार तंजीमी ढांचे की बात करके, बार बार इदारों की बात कर करके, बार बार ओवरऑल जो आप इस हद तक जनाब इंसान को ले जाते हैं जनाब, वो तरक्की की मनाजिल में या वो प्रमोशन के सिलसिले में या वो इनकम बेनिफिट जनाब हासिल करने में, बोनसेस हासिल करने में, कि उसका जो एक ह्यूमैनिटेरियन पार्ट है ना, और उसका जो आप कह सकते हैं कि एक थोड़ी सी सब्जेक्टिव अप्रोच, जो कि ज़ाहिर है दुनियादारी में रहने के लिए हमें बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है, इमोशनल स्टेबिलिटी की, एक दूसरे के साथ जो सपोर्टिव सिस्टम के अंदर रहते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करने की, तो वो चीज़ लैक करती है। यानी ये अगर हम इसको सम अप करें तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए या किसी ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमें दोनों चीज़ों का ख्याल, उसकी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पहलू दोनों, यानी एक तो ये है कि लॉजिक रीजनिंग के साथ, रैशनैलिटी के साथ काम करना, एक्सपर्टीज़, अपनी मेहनत, वो सारी चीज़ें ज़रूर हैं। आप रूल्स एंड रेगुलेशन का वो जनाब जो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको फॉलो करना, लेकिन उसके साथ साथ इंसानी एहसासात, इंसानी मजबूरियाँ, इंसानी प्रॉब्लम्स, कुछ बीमारी, कुछ स्ट्रेसेस, कुछ एंग्जाइटीज़ अगर वो आ रहे हैं तो उनको भी मलूज़ हाथ रखना चाहिए। सिर्फ़ तरक्की की दौड़ में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा या ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव्स हैं जो उनमें नहीं पड़ जाना चाहिए। नेक्स्ट जी इसका फिर मज़ीद आगे कुछ पॉइंट्स इसमें जी, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ एक्टिविटीज़, जॉब्स आर डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज विच रिस्ट्रिक्ट पीपल फ्राम परफॉर्मिंग टास्क दैट दे आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग। इट आल्सो इनकरेजेस प्रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स व्हेन दे बिकम रिडंडेंट। तो इसमें बताया जा रहा है जी कि जो लोगों को स्पेशलाइज्ड फॉर्म में भी जो मुख्तलिफ जॉब्स दे देना है। अब एक बंदा कंपैरेटिवली, हम इसकी अगर मिसाल लें कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा हम उसको इंडक्ट करते हैं जी एज़ अ डॉक्टर जनाब ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ाहिर है डिफरेंट विंग्स दूसरे भी होते हैं और भी स्पेशलाइज्ड उसके जनाब डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो लाजमी नहीं एक बंदे ने अगर मेडिसिन पढ़ी है या इंजीनियरिंग पढ़ी है एक इंजीनियर ने, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसी फील्ड के माहिर होंगे। उनमें कुदरती तौर पर सलाहियतें मौजूद होती हैं, बाई नेचर होती हैं, उनका एक नेचुरल एप्टीट्यूड आप कह सकते हैं होता है। इसके अलावा हॉबीज़ उनके हो सकते हैं, उनकी डिफरेंट दूसरी इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। तो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ लकीर का फ़कीर एक ही पर्टिकुलर जनाब ना आप अगर फील्ड के अंदर रखते हुए उन्हें बाउंड कर दें कि आपका यही डिपार्टमेंट, आप इसी में रहेंगे, तो उनसे दूसरी पर्टिकुलर फील्ड्स में इस्तिफ़ादा ना करना भी एक बैड लक है जी। नेक्स्ट जी, पेपर वर्क, ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व्स एक्सेसिव पेपर वर्क एज एवरी डिसीजन मस्ट बी पुट इनटू राइटिंग, ऑल डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी मेंटेनिंग टू देयर ड्राफ्ट एंड ओरिजिनल फॉर्म, दिस लीड्स टू ग्रेट वेस्टेज ऑफ टाइम, स्टेशनरी एंड स्पेस। ये हम पहले भी थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो थोड़ा तफसीलन भी इसको डिस्कस करना मकसद था कि जो ब्लैक एंड वाइट पेपर वर्क है जनाब, जो एप्लीकेशन सिस्टम है, और जो ये अभी तक हम इससे नहीं निकल पाए ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजीज़ के होते हुए, तो ये चीज़ों को ब्लर भी करता है। लोगों का आपस में प्रॉब्लम, सीनियर जूनियर का आना, या जो भी कस्टमर या क्लाइंट उस ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ते हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम, और इसके अलावा फिर जो इवन माली पॉइंट ऑफ व्यू से भी वक्त के ज़्यादा के साथ साथ, जैसे स्टेशनरी का ज़्या है, स्पेस का ज़्या है, कि आप एक बहुत बड़ी फ़ौज है जो जस्ट लोगों को नवाजने के लिए, या वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को ज़रा थोड़ा सा पॉपुलर करने के लिए कि जनाब इतना स्टाफ है इसका, ये चीज़ें इस तरह आप कह सकते हैं कि एक फाइनेंशियल वेस्टेज भी इसमें इन्वॉल्व है। एम्पायर बिल्डिंग, पीपल इन ब्यूरोक्रेसी टेंड टू यूज़ देयर पोजीशन एंड रिसोर्सेज टू perpetuate self-interest, every superior as if this number is considered a symbol of power and prestige। तो इसमें फिर ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अपनी पोजीशन, अपने ओहदों का इसके अंदर अपनी ज़ाती इंटरेस्ट डालते हुए, जैसे अक्सर ये लोग है कि कोई ख़ास बंदा अगर किसी ट्रेडिंग के बिज़नेस के साथ या किसी कंपनी के साथ वाबस्ता है, तो वो उसके अंदर रहते हुए अपने पर्सनल रिलेशन बनाते हुए, अपने तल्लुकात बनाते हुए, अक्सर बाज़ दफ़ा ये है कि उन्हीं तल्लुकात की बुनियाद पर उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के अपना ज़ाती काम शुरू कर लेता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली नुकसान और इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है फिर उसमें जन्म लेती है। एक ख़ास हद तक, एक ख़ास कंट्रैक्ट तक अपना काम और अपना वो असाइन टास्क मुकम्मल करते हुए अपने डेजिग्नेशन के मुताबिक नेक्स्ट जो आपका कंट्रैक्ट है
उसके मुताबिक आप वहाँ से अगर रिलीव हो रहे हैं और उसके बाद कोई अपना काम शुरू कर रहे हैं तो दैन इट्स ओके। ज़ाहिर है इसमें गुलामी भी तो नहीं है कि आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं तो सारी ज़िंदगी आप उसी के लिए काम करेंगे और अपने लिए आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि वो आपका जो एक कंट्रैक्चुअल जनाब आपकी डिफरेंट शिक्के हैं और आपके जो डिफरेंट वो बॉन्ड जो आपने साइन किया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली अगर वो चीज़ फुलफ़िल करने के बाद टास्क कुछ ऐसा किया जाए तो वो एक ज़्यादा रिलायबल और एक ज़्यादा बेहतर तरीका है इसमें जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास लास्ट में ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैन डिस्करेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन नो मैटर हाउ इंजीनियर्स आ बिजनेस ओनर इज इट इज़ virtually impossible for a single individual to generate the range of strategic ideas possible in a large interdisciplinary group। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो एक बाज़ दफ़ा ये है कि अफसरशाही के अंदर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी राय को ज़्यादा मुकद्दम रखने के लिए जो है ना चीज़ों को ज़्यादा लोगों को प्रेशराइज़ करते हुए इम्पोज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें यह भी है कि इस चीज़ को ना सिर्फ शख्सी अपनी ज़ाती मर्ज़ी और अपनी ज़ाती डोमिनेशन है जो ना उसको डिस्करेज करना चाहिए, बल्कि ये भी चीज़ होनी चाहिए कि बंदा जितना भी काबिल है, जितना भी वो हम कह सकते हैं कि जीनियस है, वो जितना भी अपने काम का एक्सपर्ट है, लेकिन उसके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैं अकेला इस पर्टिकुलर सेटअप में कुछ नहीं कर सकता, मेरी टीम है जो वो सारा। बेशक बाज़ दफ़ा ये होता है एक सीनियर या कोई भी मिडिल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा भी है ना जो इतना काबिल होता है, दूसरी टीम से उसका एक अलग मार्जिन नज़र आ रहा होता है, लेकिन इवन देन उसको क्रेडिट अपनी टीम को देते हुए उनमें कोई कम्प्लेक्स ना पैदा हो और उनमें कोई प्रॉब्लम और कोई ऐसी रहनांदाजी ना हो जिसकी बुनियाद पर आपस में लेग पुलिंग का सिलसिला या फिर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट इख्तलाफात आना शुरू हो जाएं। तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप सबको साथ लेकर सबकी राय को मुकद्दम रखते हुए, और इवन कोई बंदा राय इवन लॉजिकल नहीं भी दे रहा, महज वो मज़े का अंगेज़ है या महज वो बड़ा फुलिश किस्म का जनाब आइडिया नज़र आ रहा है, लेकिन इवन देन उस चीज़ को मेजॉरिटी के साथ सुनना और उसको एहतराम देना, इम्प्लीमेंटेशन ना करना इज़ समथिंग एल्स जी। लास्ट है जिसका फ्रंट लाइन एम्प्लॉई में रिसीव लेस सेटिस्फेक्शन फ्राम देयर जॉब्स एंड रिजिडली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंग एम्प्लॉई टर्नओवर रेट्स। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अक्सर सामने काम करने वाले या ज़्यादा टफ़ काम करने वाले हैं जो ना वो कम जनाब इंसेंटिव और कम सेटिस्फेक्शन हासिल कर पाते हैं, और इसकी वजह से उनका जो तादाद में ज़्यादा होने का एक सिलसिला है या उनका वो काम छोड़ जाना उसका सिलसिला, लैक ऑफ इंटरेस्ट उसमें पैदा हो जाना, वो उनमें एक ऑब्वियस चीज़ है। लास्ट पॉइंट, ये ऑर्गेनाइजेशन बाउंड by rigid control can also find themselves less able to adapt to changing condition in the marketplaces, industry or legal environment। यानी जितना कड़ा डिसिप्लिन और जितने ही आप रिजिड तरीके के साथ एक एम्प्लाई को एक ऑर्गेनाइजेशन में चलाएंगे तो उतनी उस बेचारे की, जो मार्क्स ने भी बात की कि क्रिएटिविटी का लेवल या उसका वो तहलीक का लेवल कम होगा और वो अपने आप को समझ लेगा कि मैं तो शायद करने के ये काबिल हूँ। इसमें बड़ी एक कॉमन सी और बड़ी सिंपल सी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई भी लेबर एक पर्टिकुलर किसी फैक्ट्री में या ओवरऑल कंस्ट्रक्शन लेबर हो और कुछ अर्सा वो सिलसिला करता रहे, उस रूटीन में रूटीनाइज होता रहे, तो हम उसे कोई नई जॉब या कोई नया काम ऑफ़र करें ना, या कहें यार आप अपना काम क्यों नहीं करते, आप अपनी जनाब कोई छोटा मोटा सिलसिला शुरू कर लें या हम आपको फाइनेंस करने के लिए भी तैयार हैं, हम आपको सपोर्ट करने के लिए। तो उनका जवाब ये होता है पाजी असी तो सारी ज़िंदगी ना यही काम किया है और ये हमारे लिए मसले की बात है, हम तो कुछ और कर ही नहीं सकते, अब इतने सालों से ये कर रहे हैं तो हमसे और होना भी क्या है। उसको फिर वो एज के साथ भी अपनी जनाब रिलेट करते हैं, अपने साइकोलॉजिकल जनाब वेलबींग के साथ भी अटैच करते हैं कि जी उनके दिमाग ही नहीं काम करता, यानी कि वो उनके अंदर वो फियर एक पैदा हो जाता है। हालांकि अक्सरियत ऐसा होता नहीं है, वो किसी नई चीज़ की तरफ आएँ विद टाइम्स वही फियर्स उनके, वही उनके जो शकूक व शुबहात हैं वो दूर हो गए, वो बड़े अच्छे से उसमें अपना काम कर सकते हैं और उसको अच्छे से चला सकते हैं। लेकिन ये एक जो हम कह सकते हैं ना बार बार एक ही पर्टिकुलर सर्कल में और एक ही फील्ड के साथ वाबस्ता रख के और टफ़ रूटीन में बंदे को गुजारने का इंसान की जो एक बुनियादी तहलीक की सलाहियत है या अडेप्टेबिलिटी है किसी दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर किसी दूसरी तरफ स्विच करने का सिलसिला है वो कम हो जाता है जी। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। बेस्ट ऑफ लक।